प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। हम पर विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे तत्वों का वर्गीकरण, रसायन शास्त्र जो 10 क्लास का था, उसमें हम लोग तत्वों का वर्गीकरण के बारे में जाने थे। हमने सीखा था, डिटेल्स भी जाने थे। डोबर्नियर महोदय के बारे में डिटेल्स जाने थे। उसके बाद न्यूलैंड महोदय के बारे में डिटेल्स जाने थे। उसके बाद हम लोग मेडलिव महोदय के बारे में डिटेल्स जाने थे तथा साथ ही साथ जो लास्ट वाला था जिसने तत्वों का वर्गीकरण किया था आधुनिक तरीके से, मोसले के बारे में भी डिटेल्स जाने थे। आज के वीडियो में हम लोग जो है डोबर्नियर का जो सिद्धांत है, तिर्यक सिद्धांत, डोबर्नियर जो तिर्यक सिद्धांत दिया है उनके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि तिर्यक सिद्धांत है क्या, इनको हम लोग कैसे समझेंगे। अगर वहाँ क्वेश्चन आए तो आप किस प्रकार लिखिएगा जो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इसमें जो है आपको काफ़ी आसान भाषा में बताने की मेरे तरफ से कोशिश किया गया है और हमको पूरा विश्वास है कि हम आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसी वीडियो के माध्यम से देखते देखते ही आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग देखे थे डोबर्नियर के बारे में, कुछ बातें फिर से रिपीट किया गया था, समझिएगा। डोबर्नियर के बारे में देखे थे कि डोबर्नियर जो है बच्चा क्या दिया था, तिर्यक सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1829 में, ये हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने देखा था कि डोबर्नियर कहाँ के, है ना, वैज्ञानिक थे, जर्मनी के। कहाँ थे बच्चा? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और इसमें हम लोग और देखा था कि डोबर्नियर ने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का काम सबसे पहले किसने किया? तो डोबर्नियर महोदय ने। हमने यहाँ तक देखा था, क्या क्या देखा था सुनिए। डोबर्नियर ने क्या दिया था बच्चा? तिर्यक सिद्धांत। डोबर्नियर कब दिया था तिर्यक सिद्धांत? 1829 में। और हमने क्या दिया देखा था कि डोबर्नियर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो डोबर्नियर बच्चा जर्मनी के वैज्ञानिक थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि सबसे पहला व्यक्ति जिसने तत्व का बांटा, जिसने तत्व को बांटने की कोशिश किया, वो सबसे पहला व्यक्ति कौन था? अर्थात कौन था बच्चा? डोबर्नियर महोदय। चलिए उसके बारे में सुनिए। यहाँ वही बात लिखा है कि सबसे पहले डोबर्नियर महोदय ने तत्व का वर्गीकरण कब से चालू कर दिया बच्चा? 1829 में। और ये जो है बच्चा डोबर्नियर महोदय की बात करें तो तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण करने का कार्य किया था कौन? डोबर्नियर महोदय। तत्व को सबसे पहले बांटने का काम डोबर्नियर महोदय ही किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ बच्चे कि किसने सबसे पहले तत्व को बांटा? डोबर्नियर महोदय। ये क्लास सिर्फ 10 क्लास में ही आपको काम नहीं देगा जो अभी बता रहे बच्चा। जो अगर आप क्या कहते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी क्षेत्र में अगर आप एग्जाम देते हैं, यहाँ से अवश्य क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से अवश्य क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स बताया गया, 10 क्लास के लिए ऐसा नहीं बताया गया। 10 क्लास काफ़ी इंप्रूवमेंट करके बताया गया है ताकि आप कोई भी क्लास में जाओ तो मेरा वाला अगर वीडियो देखे तो आपको अवश्य याद रहेगा और आप अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो सबसे पहले तत्व का वर्गीकरण किसने किया बच्चा? डोबर्नियर महोदय ने। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे, है ना। इसने कौन सा सिद्धांत दिया बच्चा? तिर्यक सिद्धांत दिया, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइड्स। क्या बोलते हैं? ट्राइड्स सिद्धांत दिया। आगे बढ़िए। डोबर्नियर का तिर्यक नियम क्या है या तिर्यक सिद्धांत क्या है? आपके 10 क्लास के क्वेश्चन में अवश्य पूछेगा कि डोबर्नियर का तिर्यक सिद्धांत क्या है। उसे है तो बहुत भारी, बट बहुत बच्चा जो है ये सब पढ़ता ही नहीं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब एग्जाम में देने सारी मैट्रिक के थोड़ा पढ़ना, आपको आगे भी तो पढ़ाई करना है, जॉब लेनी है, उसके लिए बच्चा ये सब आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए, है ना। आवर्त सारणी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहा है कंपटीशन में। चलिए देखिए डोबर्नियर का तिर्यक नियम क्या है, तो इनको हम लोग समझते हैं। इनके अनुसार, डोबर्नियर महोदय के अनुसार, बीच वाले जो परमाणु द्रव्यमान होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम है। ये पहले इस थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद इससे हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कहना क्या चाहता है। देखिए डोबर्नियर महोदय के अनुसार बीच वाला जो परमाणु द्रव्यमान होगा, कौन वाला बच्चा? बीच वाला, ये वाला, है ना। परमाणु द्रव्यमान जो होगा दोनों तरफ वाले तत्व के द्रव्यमान का औसत होगा। दोनों तरफ के तत्व के द्रव्यमान का, है ना, अर्थात परमाणु द्रव्यमान का, दोनों तरफ के तत्व के, है ना, परमाणु द्रव्यमान का, है ना। यहाँ परमाणु लिख दीजिएगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ परमाणु दे दीजिएगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। फिर समझिए क्या है ट्राइड नियम। ट्राइड नियम में क्या है बच्चा, है ना, दोनों तरफ जो तत्व होता है उसके परमाणु द्रव्यमान का औसत जो होगा वो बीच वाला होगा, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए
दोनों तरफ जो तत्व है, जैसे यहाँ पे आप जो लिथियम देख रहे हैं और पोटेशियम देख रहे हैं, ठीक है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चा 7, यहाँ लिख देते हैं 7। अब पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? पोटेशियम का हो जाएगा बच्चा, है ना, 39। कितना होता है? 39, है ना। और सोडियम का कितना होता है? 23। तो तिर्यक नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि जो बीच वाला परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु, है ना, द्रव्यमान होगा, वह दोनों तरफ के, है ना, परमाणु द्रव्यमान के औसत होगा। आप इसको समझते हैं, है ना। पहले औसत समझ लीजिए, उसके बाद इसको समझने में काफी आपको आसानी होगा। औसत क्या होता है? जब दो संख्या को जोड़िए, जैसे 8 और 4 का औसत पूछे तो आप दोनों संख्या को जोड़ के अगर 2 से भाग दे देते हैं, है ना, 8 4 12, 12 का आधा 6, तो ये 6 क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा औसत। क्या हो जाएगा? औसत निकालना समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह औसत देखिए कैसे निकाले। जैसे यहाँ लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है बच्चा, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है कितना? 7। उसी तरह आप बात करें किसकी? पोटेशियम की परमाणु द्रव्यमान क्या है? वो है बच्चा आपका 39। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसका पुरना चाहिए बच्चा? बीच वाला पुरना चाहिए। कौन वाला पुरना चाहिए बच्चा? बीच वाला। जैसे देखिए 7 प्लस, है ना, 39, और जोड़ के आधा करिए, जोड़िए तो हो गया आपका 46। 46 का आधा कितना हो गया? 23। अब देखो बच्चा 23 जो हुआ, ये जो 23 हुआ, ये 23 परमाणु द्रव्यमान किसका? देखो तो सोडियम का नहीं है। तो वही तो थ्योरी कहता है। थ्योरी क्या कहता है? जो बीच वाला परमाणु द्रव्यमान होगा, है ना, वह दोनों तरफ के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। सही बात नहीं है? दोनों तरफ का जो परमाणु द्रव्यमान है, जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है और, है ना, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 है, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या होगा? बीच वाला परमाणु द्रव्यमान होगा, अर्थात 23 किसका? देखो बच्चा, सोडियम का, है ना। तो इन तीनों में क्या है? इसमें जो दोनों तरफ का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो बीच वाले परमाणु द्रव्यमान का औसतन होता है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। तब तक आप लोग इसको देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम लोग देखते हैं आगे, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं तिर्यक नियम को। देखिए तिर्यक नियम को फिर से समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल से। इस तिर्यक नियम में क्या कहा गया है, इसको हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए इसमें जो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 है। यह है बच्चा आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान है 127, जबकि ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 80। अब इन दोनों को जोड़कर, है ना, बीच वाला आना चाहिए, यही होगा तिर्यक नियम, है ना। तो इसके 35 जो साइड है क्लोरीन प्लस आयोडीन, इन दोनों को जोड़िए 127। अब इसका औसत निकालिए, बट्टे 2 कर भाग देंगे 2 से, तो औसत निकल जाएगा। औसत निकालिए, 7 12 2 हसीना 1 5 2 3 2 5 1 6, फिर 1 बट्टे 2, इसको भाग दीजिएगा, 81 आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए बच्चा 81 आ रहा है ना। 81 लगभग किसके करीब है बच्चा? 80 के करीब नहीं है। देखिए थे आप 81 लगभग 80 के करीब है, अर्थात तिर्यक नियम समझ में आया बात को? तिर्यक नियम क्या था? इसमें क्या है, जो बीच वाला जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो दोनों तरफ के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? तिर्यक नियम कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि तिर्यक नियम का क्या दोष था, है ना, क्यों यह सक्सेस नहीं हुआ। देखिए बच्चे लोग, डोबनिन महोदय जो ट्राइड में सजाए थे, इनके जो है 2 ही अवगुण देखने को मिला। देखिए पहला, देखिए इसने क्या किया, इन्होंने कुछ ही तत्वों को ट्राइड नियम में सजाया था। इन्होंने कुछ ही तत्वों को बच्चा किस नियम में? ट्राइड नियम में सजाया था, है ना। और जो बाद में ट्राइड खोजे गए थे, ट्राइड मतलब 3 का जोड़ा, ट्राइड मतलब क्या था? 3 का जोड़ा। जो बाद में ट्राइड्स खोजे गए थे वह
के नियम का पालन नहीं करता था। बाद में ट्राइड्स जो खोजा गया वो डोवर्नियर के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करता था। तो पहला दोष क्या था? पहला दोष ये था डोवर्नियर महोदय ने कुछ ही तत्व को सजा दिया, बोला हाँ इसमें जो है बीच वाला जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो दोनों के अगल बगल के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। जो बोला उसके लिए कुछ ही ट्राइड बनाया था, जितने तत्व थे उन सबका ट्राइड नहीं बनाया था, कुछ ही तत्व बना के ऐसा बोल दिया था, है ना। तो इसका पहला दोष क्या निकल गया कि इन्होंने कुछ ही तत्व के लिए ही सजाया था ट्राइड्स को, ठीक है। दूसरा क्या था बच्चा, बाद में जो ट्राइड्स खोजे गए थे, जो बाद में ट्राइड्स खोजा गया, है ना, वह डोवर्नियर के नियम का पालन नहीं करता, तो वह डोवर्नियर के नियम का पालन नहीं करता था। तो यहाँ से आपका डोवर्नियर से जो क्वेश्चन आएगा कि डोवर्नियर के तिर्यक सिद्धांत कैसे कहते हैं, आराम से बता दीजिएगा। डोवर्नियर का अवगुण क्या है वो भी आराम से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें, है ना। अब हम लोग समझते बच्चा न्यूलैंड्स महोदय का आवर्त सारणी। चलिए बच्चे लोग, अब हम लोग देखते हैं अष्टक नियम को। अष्टक नियम का जो प्रतिपादक थे वो कौन महोदय थे? न्यूलैंड महोदय ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, अष्टक नियम क्या है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोलेंगे बच्चा? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलेंगे इंग्लिश में। अब ये ऑक्टेव लॉ क्या है तो सुनिए, इसने तत्व को परमाणु द्रव्यमान में सजाया, है ना। जो न्यूलैंड महोदय थे इसने सबसे पहले क्या किया? तत्व को परमाणु द्रव्यमान में सजाया। इसने अष्टक नियम में बताया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर प्रारंभ तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा। इसने क्या बताया? सुनिए, इसने क्या बताया था अष्टक नियम में कि अगर हम लोग किसी भी तत्व से, है ना, प्रारंभ करते हैं तो उनका जो 8वां तत्व का गुण होगा वह पहले वाले तत्व के गुण के समान होगा। इसने क्या बताया, है ना, न्यूलैंड महोदय ने बताया कि किसी भी तत्व से अगर प्रारंभ करते हैं तो उनका गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा, है ना। अर्थात यह तत्व को संगीत के स्वर में सजाया था। जैसे आप लोग संगीत का स्वर पढ़े होंगे तो उसमें सुना होंगे सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे हम लोग बोले क्या, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखिए पहले शुरुआत सो से हुआ, अंत भी सो में गया। अर्थात जो पहले वाला गुण था वह किस में चले गया? 8 वाले गुण के समान हुआ। अर्थात इसने क्या किया, जो तत्व थे तत्व को संगीत के वर्णमाला में सजा दिया, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अगर आपसे पूछे कि बताइए न्यूलैंड के अष्टक नियम से आप क्या समझते हैं, तो न्यूलैंड महोदय ने कहा किसी भी तत्व का प्रारंभ तत्व जो पहला तत्व होगा वह 8वें तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। किसने कहा बच्चा? न्यूलैंड महोदय ने कहा। और इसमें आप और लिख सकते हैं कि न्यूलैंड महोदय ने परमाणु को, तत्व को, है ना, परमाणु द्रव्यमान में सजाया। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि न्यूलैंड महोदय ने, है ना, तत्व को जो बच्चा संगीत के स्वर में सजाया, सा रे गा मा पा धा नी सा के रूप में सजाया। अर्थात जो शुरुआत में स्व था सा रे गा मा में स्व, लास्ट में पा धा नी सा, लास्ट में स्व, दोनों स्व का गुण क्या होगा? समान होगा। इस क्रम में इसने सजा दिया। लेकिन इसका भी जो आवर्त सारणी था वो भी सफल नहीं हुआ बच्चा। इनका भी आवर्त सारणी में कुछ ना कुछ दोष देखने को मिला। तो क्या दोष देखने को मिला इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अष्टक नियम का दोष या अवगुण की बात करें, यह अष्टक नियम हल्के तत्व कैल्शियम तक ही काम करता था, है ना। जो इसने अष्टक नियम बनाया, अष्टक नियम जो बनाया न्यूलैंड महोदय ने, उनमें जो हल्के तत्व थे कैल्शियम तक ही काम किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि न्यूलैंड महोदय का जो अष्टक नियम है किस तत्व तक काम किया, तो हल्के तत्व तक, या ऑप्शन रहेगा कैल्शियम तक ही काम किया। आगे इसका काम करना बंद हो गया। अर्थात जो पहले वाला का गुण 8वें वाले के गुण के समान होगा, जो पहले वाला का गुण होगा बच्चा, जो पहले वाला का गुण होगा वह जो है 8वें वाले के गुण के समान होगा, गुण के समान होगा। वो कहाँ तक काम किया? मात्र कैल्शियम तक ही काम किया। कहाँ तक बच्चा काम किया? कैल्शियम तक ही काम किया, आगे काम नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अगर आपसे पूछे कि न्यूलैंड महोदय का आवर्त सारणी कहाँ तक काम किया, तो हल्के तत्व तक या फिर कैल्शियम तक ही काम किया। तो ये पहला अवगुण था। दूसरा अवगुण देखिए,
इसमें क्या बताया, इसने अनुमान लगाया प्रकृति में मात्र 56 तत्व ही होंगे, है ना। इसने क्या अनुमान लगाया, न्यूलैंड महोदय ने अनुमान लगाया कि प्रकृति में 56 तत्व है ना, और इससे आगे नहीं होगा, उतना ही रहेगा, है ना। हमने बताया था, है ना, पिछले वीडियो में कि न्यूलैंड महोदय जब तत्व को सजा रहे थे उस समय तत्व की संख्या 56 था, और न्यूलैंड महोदय को लगता था अब तत्व की संख्या नहीं बढ़ेगा, 56 का 56 ही रहेगा। तो इसका एक अवगुण ये भी निकला। इसने बताया था, इसने अनुमान लगाया था कि तत्व का संख्या नहीं बढ़ेगा, 56 का 56 ही रहेगा। तो पहला अवगुण क्या था, इसने जो औष्टक नियम बनाया था, ऑक्टेव लॉ बनाया था बच्चा, वो हल्के तत्व तक ही काम किया, अर्थात कैल्शियम तक ही काम किया। जबकि दूसरा अवगुण क्या आया इसमें, इसने बोला था कि 56 तत्व ही पृथ्वी पे प्रकृति में पाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज 119 तत्व हो गया, है ना। यह भी बढ़ेगा, 119 से 120 होगा, नए नए तत्व का आविष्कार होते रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़िए, अब देखते हैं तीसरा अवगुण क्या है। देखिए इसने तीसरा क्या किया बच्चा, कोबाल्ट निकेल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया। कोबाल्ट निकेल को, है ना, इसने क्या किया, तीसरा अवगुण में क्या कर दिया बच्चा, इसने कोबाल्ट निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया, जबकि दोनों का गुण असमान था, और असमान गुण होने के कारण भी दोनों साथ रख दिया। ये क्या है, अवगुण है। आगे बढ़िए, चौथा अवगुण की बात करें, इसने आयरन, कोबाल्ट तथा निकेल को अलग अलग रख दिया। इसने क्या किया बच्चा, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, आयरन, कोबाल्ट और निकेल को अलग अलग रख दिया, जबकि तीनों का गुण समान है, तो एक साथ रखना चाहिए, समान गुण को एक साथ रखना चाहिए। अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, समान गुण को एक साथ, अलग गुण को एक साथ। जैसे अगर मान चलो हम वर्गीकरण करेंगे, बत्तख को एक साथ रखेंगे, मुर्गा को एक साथ रखेंगे, कि बत्तख मुर्गा मिला देंगे, तो क्या आपने सही वर्गीकरण किया या आपने वर्गीकरण गलत कर दिया, है ना। तो वही किया अष्टक महोदय, वही किया न्यूलैंड महोदय ने, इसने क्या किया, गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, है ना। जो समान तत्व के गुण थे, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन दोनों का गुण जो समान था, लेकिन इनको क्या किया बच्चा, अलग अलग करके रख दिया। और जो कि अलग अलग गुण के थे, जैसे कोबाल्ट, निकेल और फ्लोरीन, ये सभी अलग अलग, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सभी बच्चा अलग अलग गुण के थे, इनको एक ही साथ रख दिया। अर्थात ये जो अपना आवर्त सारणी सजाए थे, उनमें ये सब क्या है, अवगुण ला के धर दिए थे। ठीक है, तो क्या क्या अवगुण आया, फिर से समझिए। पहला अवगुण क्या था, इसके जो आवर्त सारणी थे वो हल्के तत्व तक ही काम किया। दूसरा अवगुण क्या है बच्चा, इसने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी में 56 तत्व ही रहेगा, आगे 56 तत्व की संख्या नहीं बढ़ेगा, दूसरा अवगुण। तीसरा अवगुण क्या किया इसने, जो कोबाल्ट थे, निकेल थे, फ्लोरीन था और क्लोरीन था, सभी को एक ही साथ रख दिया, जबकि इस सब का गुण आपस में मिलता नहीं है। वर्गीकरण का तात्पर्य होता है कि आप समान जात को समान रखिए, समान जात को समान रखिए, लड़का को लड़का की तरफ रखेंगे, लड़की को लड़की की तरफ, लड़का लड़की को मिला देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसका जो है चौथा अवगुण क्या था, जो आयरन था, कोबाल्ट था, निकेल था, इसको जबकि ये समान गुण वाला था, इसको क्या किया, ये अलग अलग करके रख दिया। तो ये सभी इसका अवगुण था। एक और बात बताना चाहते हैं आप लोगों को, न्यूलैंड के आवर्त सारणी का आखिरी तत्व थोरियम था, है ना। तो ये भी याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि न्यूलैंड के आवर्त सारणी का आखिरी तत्व क्या बच्चा, थोरियम, आखिरी तत्व क्या बच्चा, थोरियम, आराम से बता दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे न्यूलैंड के आवर्त सारणी का आखिरी तत्व कौन होगा, तो आप क्या बता दीजिएगा, थोरियम। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस तरह हम लोग देखें न्यूलैंड का अष्टक नियम को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। न्यूलैंड महोदय ने बताया क्या, जो प्रारंभ के तत्व होंगे उनका गुण 8वें तत्व के गुण से समान मिलेगा, है ना। अर्थात इसने क्या किया, अपने तत्व को, है ना, संगीत के स्वरमाला के रूप में सजा दिया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि किसने आवर्त सारणी को संगीत के स्वर के रूप में सजाया, तो आराम से बोल दीजिए कौन बच्चा, न्यूलैंड महोदय। यहाँ से हम पूरी कोशिश किए बच्चा, दिल से कोशिश किए कि आपको अच्छे से समझा पाए, है ना। अब हमें बताइए समझ में आया कि नहीं आया, हमें अवश्य कमेंट करके बताइए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव महोदय ने, है ना, आवर्त सारणी का जनक कहते हैं मेंडलीव महोदय को। आवर्त सारणी को किस तरह वो सजाया मेंडलीव महोदय, उसको समझेंगे। फिर उसमें क्या अवगुण निकला उसको भी समझेंगे। फिर आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, मोसले, उसने कैसे पीरियोडिक टेबल को सजाया वो भी देखेंगे, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और जानकारी लेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, तो हम विदा लेते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।